नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं अध्याय 10 जो है जल। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। तो ये हो जाएगा कुल्ल है। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम कुल्ल है। वर्षा के जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण की प्रक्रिया भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है। इसका लाभ भी स्थानीय क्षेत्र को होता है। प्रदेश है और पुरानी संकल्पना का नाम पहला है जम्मू के कादी क्षेत्र में तालाब, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल, राजस्थान में खादिन, कर्नाटक में कट्टा और केरल में एरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। तो ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ भारत की एक गैर सरकारी संस्था NGO है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं। इसको जल पुरुष कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और PC जोशी, इनका पूरा नाम है पूरन चंद्र जोशी, भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी। तो गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा 1986 में। तो गंगा कार्य योजना 1986 में शुरू हुई थी, जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार के द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? तो ये हो जाएगा बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई या प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जल डाला जाता है। इससे पानी का अपव्यय नहीं होता तथा पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित है? तो कौन सी जगह उचित है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा जल संचयन तंत्र, फिर जोहड़ और उसके बाद बावड़ी और खेजड़ी ये नहीं होगा। तो इसमें आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B और C। आगे है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जल संचय यंत्र जोहड़ व बावड़ी होगी। अवलोकन विधि से किया गया शिक्षण अस्थायी प्रकृति का होता है और विद्यार्थियों की अच्छी तरह समझ में आ जाती है, जबकि खेजड़ी एक वृक्ष है जो मरुस्थल व अन्य सूखे स्थानों पर पाया जाता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। अगला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये गलत है। दूसरा है, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है,
ये भी गलत है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। ये भी सी ऑप्शन भी गलत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है इसमें, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। विश्व के महासागर पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग घिरे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर है, जिससे पृथ्वी पर पानी की 3000 मीटर मोटी परत बिछ सकती है। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान सामान्यतः 7 होता है। पीएच मान की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेन पेडर लॉरिट्ज सोरेनसेन ने प्रस्तुत किया था। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है। यदि 7 से कम हो तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। नहीं, यहाँ पे यदि विलयन का पीएच मान कम होता है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। और पीएच मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। पीएच का मान महत्व चिकित्सा शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि जगहों पर होता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में कहते हैं तो क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे बोलते हैं रोका। स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची। तो रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, कोमिल बोलते हैं मैक्सिको में, कोनुको ये वेनेजुएला में, चेना श्रीलंका का हो जाएगा, और तमराई थाईलैंड में, कर्लगिन ये फिलीपींस में, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, लोगन ये पश्चिम अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? तो ये हो जाएगा 24 सितंबर से 28 सितंबर। भारत जल सप्ताह 2019 24 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया गया था। भारत जल सप्ताह 2019 का विषय जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौती से निपटाना है और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से किया गया था। भारत जल सप्ताह 2021 का विषय पानी का महत्व है। आगे है इसमें, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा निस्पंदन। क्या हो जाएगा? निस्पंदन। पानी के कीटाणु रहित करने के लिए निस्पंदन विधि उपयुक्त नहीं है। निस्पंदन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव पदार्थ से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, उसे निस्पंदन कहा जाता है। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए फैक्ट्री द्वारा स्कंद, क्लोरीन की गोलियों से शुद्धिकरण तथा उबालना जैसी विधि प्रयुक्त है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। इसका संकेतक Cl है। इसका प्रयोग तरल तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा वर्षा मापी।
वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की माप मिलीमीटर में की जाती है। कई तरह के वर्षा मापी उपयोग में आते हैं। पहला है भारधारित वर्षा मापी, 2 है टिपिंग बकेट वर्षा मापी और 3 है भूमिगत गड्ढे। सन 1962 में ब्रिटेन के क्रिस्टोफर रेन पहला टिपिंग बकेट वर्षा विकसित किया था। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा विपरीत परासरण द्वारा। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण 2 तरह की तकनीकों से किया जा सकता है। पहला है पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन द्वारा और दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा। तो इसमें विपरीत परासरण द्वारा कैसे होता है, तो इस तकनीक में दबाव डालकर पानी को साफ किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पानी में टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होते हैं, अर्थात पानी खारा होता है। इस तकनीकी से क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। अगला है पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन द्वारा। तो शहर में पानी की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए चेन्नई के समुद्र तट पर 2 विलवणीकरण अर्थात डिसेलिनेशन संयंत्र काम कर रहे और दोनों की क्षमता 100 mld है। समुद्र या खारे पानी को लवणों से मुक्त करने की प्रक्रिया डिसेलिनेशन कहलाती है। आगे है इसमें, पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, परंतु स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है, तो इसमें हो जाएगा 3%। पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, परंतु स्वच्छ जल या पीने योग्य जल मात्र 3% है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो खारा या पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे है झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार के रांची जिले में नगरी गांव से निकलती है। इसके सुनहरे रंग के बालू के कारण इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, राहू, कांची और खरकई, जो पूरब से बहती हुई इसमें आ मिलती है। झारखंड की नदियां प्रमुख नदियां हैं दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण कोपल नदी, उत्तरी कोपल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और शंख नदी, चानच नदी, अजय नदी, मयूराक्षी या मोर नदी, औरंग नदी, वासलोई नदी, काची नदी और कन्हर नदी आदि। अगला प्रश्न है, सर का क्या आशय है, तो सर का क्या आशय है, तो ये हो जाएगा झील। सर का आशय झील से है। सर सरोवर, जलाशय, तालाब के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किस रासायनिक कारक से हो सकता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। जल शोधन की प्रमुख रासायनिक विधियां हैं अवक्षेपक द्वारा। पहला है, तो इसमें हो जाएगा अशुद्ध जल में फिटकरी डालने से जल के निलंबित पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं, और दूसरा है कीटाणुनाशक पदार्थों द्वारा। तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, तूतिया या कॉपर सल्फेट, आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन। आगे है इसमें, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्यों? तो लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, इसलिए नींबू लवण युक्त जल में तैरता है। समुद्र के पानी में नमक अधिक होता है और उसका घनत्व नदी के पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए साधारण पानी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए क्योंकि फिटकरी के उपयोग से जल में उपस्थित फिटकरी हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए किया जाता है और चूने से पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा अन्य भारी तत्वों की अधिक मात्रा से परेशान क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की बात है तथा इसके प्रयोग से जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को मुक्त किया जा सकता है। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटाश एलम होता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 22H2O होता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो इसमें हो जाएगा विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। आगे है इसमें विश्व जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन में एजेंडा 24 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व जल दिवस का थीम पानी का महत्व था। वर्ष 2022 के लिए विश्व जल दिवस का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। आगे है इसमें किसी मनुष्य के लिए नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना सरल होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरने वाला व्यक्ति बड़ा उत्प्लवन बल का अनुभव करता है क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व का समानुपाती होता है, अतः नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह जल संरक्षण उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विश्व जल दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञात हो कि इसी वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को और विश्व जल दिवस 2022 का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? तो आगे ऑप्शन भी है इसमें हो जाएगा पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य कथन यह है कि
पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, फिर भी इसकी कमी है क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल होना तथा उनमें से केवल लगभग 3% पीने योग्य जल है, जिसमें लगभग 2.4% ग्लेशियरों तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। जल सामान्य तापमान और दबाव में एक फीका बिना गंध वाला तरल है, अर्थात जल उदासीन होता है। इसका pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, छत पर जल के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता था? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आगे है इसमें, राजस्थान में छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता है। राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजन रेखा का कार्य करता है। यहाँ के कृषि हेतु इंदिरा गांधी नहर को विकसित किया गया है। राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है। आगे है इसमें, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप द्वारा उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के माध्यम से होने वाले पानी के आवागमन और इसके हवाई भागों से वातावरण में होने वाले वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। अगला है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बावड़ी। क्या हो जाएगा? बावड़ी। आगे इसमें, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना बावड़ी है। जल संग्रहण के प्रयास बांधों, जलाशयों और कुओं के खोदने और निर्माण आदि के द्वारा किया जा रहा है। कुछ देशों ने जल का पुनरावर्तन और उनमें से नमक दूर करने की क्रिया पर जोर दिया। जल संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल के पुनर्भरण का विचार लगभग अब हर समाज में महत्ता हासिल कर रहा है। वनों में पानी धीरे धीरे जमीन में रिस जाता है क्योंकि वन के पेड़ पौधे वर्षा को तितर बितर कर देते हैं जब यह भूमिगत जल कुओं, झीलों और नदियों में जाता है। आगे है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? तो ये हो जाएगा ग्लेशियर या हिम नदी। धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल में लगभग 97.3% जल लवणीय है। लगभग 2.7% जल अलवणीय है, ताज़ा जल है। अलवण जल का अधिकांश भाग लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर हिम के रूप में विद्यमान है। शेष अलवण जल भूमिगत के रूप में नदियों, तालाबों, झीलों आदि में विद्यमान है। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। जल की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। 2 है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के रूप में विद्यमान होता है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर कम
एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आगे है इसमें हो जाएगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना है। इसके अतिरिक्त कई दशकों से उद्योगों, खेती बाड़ी, विकास कार्यों व अन्य उपयोगों में भूगर्भीय जल में निर्भरता बढ़ने के कारण तथा जल के अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर निरंतर तेजी से घटता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है तथा जल केवल 4% ही है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यूएनओ वर्ष 2013 को विश्व जल वर्ष के रूप में मना चुका है। अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो हो जाएगा भूमि निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, बी भी सही है, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये भी सही है, और प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों की भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा तथा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है, जिसमें जल या पानी इस विषय का तीसरा थीम है और अन्य थीमों में क्रमशः है परिवार व मित्र, भोजन, आवास, यात्रा और हम चीज़ें जैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अगला है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन का एक तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के उद्देश्य जैसे कृषि आदि के लिए अलग अलग संसाधनों के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचा कर रखना और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशय तथा कृत्रिम टैंकों में एकत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है? तो ये हो जाएगा सिंचाई। वर्षा जल संचयन का सबसे मुख्य उपयोग सिंचाई करना है। वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक एवं गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा उसे आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है इसमें, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इसमें है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। तो ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक दी गई है। ये भी सही है। कुओं का उपयोग
नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। ये सी गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। डी भी सही है। तो ए, बी और डी, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु ये पूरी तरह सूख गए हैं। इन कुओं के सूखने के निम्न वजह हैं। झीलों, तालाबों, पोखरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। पेड़ों, कुओं के आसपास और पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया, जिससे बारिश का पानी कुओं तक नहीं पहुंच पा रहा। कई जगह मोटर लगाकर सिंचाई तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। इसके कारण कुएं सूख गए हैं। आगे है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 0.006% पीने योग्य पानी है। अगला प्रश्न है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? इसमें है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। पहला सही है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। दो भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई कुएं का पानी नहीं प्रयोग करता। तो ये 3 गलत है। 1 और 2 सही है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, इसमें कुएं का पानी सूखने का कारण देखते हैं। इसमें कौन सा कारण है? तो पेड़ तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने के पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा ही जल स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण विशेष ध्यान दिया जाता है। पानी पंचायत की शुरुआत विलासराव सालुखे ने किया था। आगे प्रश्न है महत्वपूर्ण, जल का अणु सूत्र। तो जल का अणु सूत्र H2O होता है। भारी जल का अणु सूत्र D2O होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे है, इसमें शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम पर मैग्नेट का। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो ये राजेंद्र सिंह को। पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी 1972 में पुणे में, महाराष्ट्र में जो है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम जियोलाइट, जिसका सूत्र है Na2Z का अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र हो जाएगा Na2Al2Si2O8XH2O। आगे है, इजराइल की मृत सागर की लवणता पाई जाती है। तो 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता। जल की सांद्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर द्वारा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम, जो मेघालय में है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। तरुण भारत संघ कार्यरत है राजस्थान में। तरुण भारत संघ के चेयरमैन हैं ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता है ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे मेड़बंदी कहते हैं। आगे है, पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया था तो विलासराव सालुंखे ने। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि है तो साझा कुआं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 262। आगे है विश्व जल दिवस। तो इसमें देख लेते हैं, थीम दिया है, दिवस है और उसका थीम है 22 मार्च 2017 का अपशिष्ट जल। 22 मार्च 2018 में था जल के लिए प्रकृति आधारित समाधान। और 2019 का थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना। 2020 का हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन। 2021 का है पानी का महत्व और 2022 का है भूजल और दृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। आगे है इसमें, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। आगे है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो हो जाएगा वन। वन जल चक्र को नियमित करते हैं। वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र है KMnO4 तथा क्लोरीन Cl डाला जाता है ताकि पानी रोगाणु मुक्त हो सके। इसके अलावा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। वर्षा के होने में वाष्पीकरण एवं संघनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है जहां संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। आगे है, जल समस्या का निराकरण संभव है। तो ये हो जाएगा जल अपव्यय रोककर, ये भी सही है, समुचित जल प्रबंधन पर वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, सी भी सही है। इसमें सभी सही हो जाएगा। जल अपव्यय को रोकने के लिए समुचित जल प्रबंधन तथा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। आगे इसमें आगे आपका अगला अध्याय शुरू होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।